हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आज सॉल्यूशन का नया वीडियो के साथ और आपको 2024 एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। और आज का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपके स्क्रीन पर है, घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। घोलक का मतलब होता है जहां पे आपका घोलक लिखा हुआ रहेगा, जहां पे आपका घोलक लिखा हुआ रहेगा, घोलक। घोलक घोलक का मतलब होता है विलायक। घोलक का मतलब होता है विलायक और घुल्य का मतलब होता है विलय। विलय, घुल्य का मतलब होता है विलय। तो बोला है कि 1 केजी विलायक में, यानी आपका बोला है कि 1 केजी विलायक में विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं। मोललता कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल है। 234 पॉइंट चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। तो इसका मतलब हो गया जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो आपका विलायक होता है। तो विलायक आपका 234, विलायक आपका जो है 234.2 है। और विलय जो है आपका, विलय जो है आपका 34.2 है। तो यानी आपका यहाँ पे टोटल, यानी 1 मिनट यहाँ पे बिलियन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बिलियन। तो बिलियन बराबर आपका क्या होता है, बिलियन बराबर विलय प्लस विलायक होता है। विलय प्लस विलायक होता है। तो यहाँ पे विलायक कितना हो जाएगा, विलायक बराबर आपका हो जाएगा बिलियन, बिलियन माइनस विलय हो जाएगा। बिलियन माइनस क्या हो जाएगा विलय। तो बिलियन कितना है 234.2 माइनस 34.2, यानी 200 ग्राम आपका क्या हो जाएगा विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200 ग्राम आपका विलायक हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, घोल का मोलल सांद्रण। मोलल सांद्रण का मतलब होता है मोललता होता है। मोललता होता है। तो मोललता का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, मोललता बराबर, मोललता बराबर ग्राम बटा अनुभार और बिलियन का, विलायक का सॉरी, विलायक का क्या हो जाएगा भार, क्या चीज में, केजी में। तो अब यहाँ पे रखेंगे ग्राम कितना है आपका, ग्राम कितना है आपका 34.2 है। और आपका अनुभार कितना होता है चीनी का, चीनी का जो अनुभार होता है वो 342 होता है। कितना होता है 342 और गुना 200, और ये ग्राम में है, इसको केजी में बदल लेंगे। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 कैंसिल, ए बचा 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 आपका आंसर हो गया, यानी 0.5 इज द आंसर। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा सुपर हिट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि 0.3 m, 0.3 m फास्फोरस अम्ल का समानता होता है। सामान्यता का मतलब होता है नॉर्मलता होता है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से हम लोग सूचित करते हैं। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 0.3 m, m का मतलब हो गया कि मोलरता का मान 0.3 है और आपका फास्फोरस अम्ल है H3PO3। तो इसका जो होता है संयोजी गुणांक, संयोजी गुणांक जो होता है
संयोजी गुणांक वो आपका 2 होता है, क्योंकि इसमें से 2 H प्लस देते हैं। तो आपको पता है नॉर्मलता बराबर मोलरता, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुना संयोजी गुणांक होता है। तो नॉर्मलता निकालना है, तो मोलरता 0.3 और गुना इसका 2, संयोजी गुणांक कितना है 2 है, तो यानी आपका 0.6। क्या आंसर हो जाएगा 0.6 आंसर होगा, 0.6 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन गुरु, यहाँ पे क्या होगा, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी जो ताप से प्रभावित नहीं होता है, तो यानी जो लीटर में रहेगा वो ताप से प्रभावित होता है। यानी किसी भी बर्तन में अगर पानी है तो पानी को गर्म कीजिएगा तो यानी वो क्या हो जाएगा, आपको प्रभावित होगा उसका। अगर वही अगर कोई चीज़ ठोस है यानी द्रव्यमान है तो क्या होता है, वो क्या होता है, द्रव्य ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो मोललता में क्या होता है, मोल पर केजी, यानी मोल पर केजी, यानी ये आपका द्रव्यमान है, तो यानी मोललता आपको प्रभावित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है गुरु, यहाँ पे किसी बिलियन के 200 ml में NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगा। यानी आपको बोला है कि कोई भी अगर बिलियन है, कोई भी बिलियन है, ठीक है, बिलियन तो मान लिए, यहाँ पे बोला है कि 200 ml बिलियन है और इसमें क्या उपस्थित है, NaOH उपस्थित है, ठीक है। 200 ml में यहाँ पे आपका यहाँ पे छूट रहा है 4 ग्राम दिया हुआ है, क्या है आपका 4 ग्राम, क्वेश्चन में क्या है आपका 4 ग्राम दिया हुआ है, यानी आपका 4 ग्राम NaOH जो है 250 ml में है, 200 ml में। तो अब यहाँ पे देखो गुरु क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 ग्राम दिया हुआ, मोलरता बराबर ग्राम बटा अनुभार, अनुभार इसका निकालिएगा 40 आ जाएगा। NaOH का अनुभार कितना हो जाएगा 40, NaOH का अनुभार कितना हो जाएगा 40, और गुना यहाँ आयतन होता है तो आयतन लीटर में करना है, ml में है तो यहाँ पे आपका 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यानी 1/2 यानी 0.5 आंसर हो जाएगा। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि सर NaOH का अनुभार कैसे निकालें, NaOH का अनुभार कैसे निकालें। तो सोडियम का जो भार होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का जो भार होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो आप जोड़ सकते हैं 23 + 16 + 1 कितना हो गया 40, यानी NaOH का अनुभार कितना होता है 40। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है, शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है, तो शुद्ध जल का मोलरता क्या होता है 55.5, 55.5 होता है शुद्ध जल का मोलरता। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH आपका है 250 ml बिलियन में घुला है तो मोलरता क्या होगा। तो 5 ग्राम क्या दिया हुआ है 5 ग्राम और कितना है 250 ml बिलियन, 250 ml बिलियन की मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है ग्राम बटा अनुभार बिलियन का आयतन लीटर में। ग्राम कितना है गुरु 5 है आपका, और आपका अनुभार, अनुभार NaOH का भी बताए हैं, NaOH का अनुभार यानी 23 + 16 + 1 40, अनुभार आपका 40 हो गया। आयतन बिलियन का कितना हो गया 250 ml, और ml में है, हमको चाहिए क्या चीज़ में लीटर में, तो इसको 1000 से यहाँ भागा दे देंगे, तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 1000 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 × 250, यानी ए आपका 4 टाइम्स में कट गया, ए आपका 10 बार में, ए कितना आपका 2 बार में, यानी 1/2 आया, फिर इसका 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 आंसर, 0.5। एम का मतलब होता है मोलरता, एम का मतलब होता है मोलरता। अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आप जान सकते हैं, बता भी सकते हैं क्या आंसर होगा। देखिए 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम,
क्या दिया हुआ है 4 ग्राम NaOH, और कितना में है 250 ml। ml को हम लोग लीटर में भी बदल सकते हैं। लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से भागा देना पड़ेगा। तो मोलरता का फार्मूला ग्राम बटा अनुभार बिलियन का आयतन लीटर में 4/40 गुना 250 ml, और लीटर में बदलना है तो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स में ही कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे बचा 4/10 यानी 0.4 m हो जाएगा, 0.4 m हो जाएगा। ये भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बिहार बोर्ड में और झारखंड बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल जो होता है बहुत टफ नहीं पूछता है, केवल आपको फार्मूला जानना चाहता है कि क्या आप फार्मूला जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो देखिए मोलरता का फार्मूला ये वाला है, मोलरता का फार्मूला ग्राम बटा अनुभार बिलियन का आयतन लीटर में। इसी फार्मूला पर बता दिए, ग्राम आपका 4 दिया हुआ, अनुभार 40 और ये आयतन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है वो आपका 20.2% HCl होता है, 20.2% क्या होता है HCl होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है? कौन ताप से निर्भर नहीं करता है? तो कौन आपका ताप से निर्भर नहीं करता है? निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता, तो यानी मोलरता, क्योंकि मोलरता में क्या हो जाएगा मोल पर लीटर होता है। क्या होता है? मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर कहने का मतलब है कि आयतन आ गया। आयतन का मतलब हो गया कि लिक्विड है कोई, यहाँ पे लीटर में यहाँ बात किया है, और मोलरता क्या होता है लीटर में होता है। तो यानी यहाँ लीटर में है तो कोई लिक्विड है, तो लिक्विड याद कर लीजिएगा कि ताप से प्रभावित होता है, यानी निर्भर करेगा ताप पर। क्या हो जाएगा? ताप पर निर्भर करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन जलीय विलयन में क्वथनांक उच्चतम होगा? यानी इसमें क्वथनांक पूछा कि उच्चतम होगा, यानी टीबी का मतलब होता है क्वथनांक होता है, टीबी का मतलब होता है क्वथनांक होता है। तो क्वथनांक जो होता है कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की संख्या। अगर कणों की संख्या ज़्यादा होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कणों की संख्या ज़्यादा होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो देखते हैं इसमें सबका, देखिए मोलरता आपको सेम दिया हुआ, मोलरता क्या है? सेम। इसमें देखिए NaOH, हम बात करेंगे कि NaOH में आपका कितना होता है? तो NaOH, जब इसको जलीय घोल बनाइएगा तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस, यानी कितना कणों की संख्या हो गया? कणों की संख्या बराबर इसका 2 हो गया। इसको जब तोड़िएगा तो इसमें 3 कण होगा, 2 सोडियम और 1 सल्फेट, यानी 3 कण में। यहाँ पे अमोनियम अलग और नाइट्रेट अलग, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पोटेशियम अलग और नाइट्रेट अलग, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कणों की संख्या किस में आपका ज़्यादा है? यानी आपका Na2SO4। आंसर क्या होगा? Na2SO4 होगा, Na2SO4। अगले क्वेश्चन की ओर, अब यहाँ पे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से 0.1 m मतलब मोललता का प्रसरण दाब सबसे अधिक होगा। प्रसरण दाब क्या होता है? प्रसरण दाब समानुपाती होता है कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर, यानी प्रसरण दाब समानुपाती होता है कणों की संख्या। तो कणों की संख्या किस में ज़्यादा होगा? वो उसका प्रसरण दाब ज़्यादा होगा। ग्लूकोज में कणों की संख्या 1 होता है, ग्लूकोज में कणों की संख्या जो होता है 1 होता है। यूरिया में कणों की संख्या 1, और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 1 में और क्लोरीन कितना? 2 भाग में, यानी कैल्शियम क्लोराइड जो होता है कैल्शियम +2
और क्लोरीन -1, यानी आपका इतना भाग में टूटता है, यानी 3 भाग में। और पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, 2 भाग में हो जाएगा। यानी किस में आपका कणों की संख्या ज़्यादा हुआ, आपका कणों की संख्या जो है कैल्शियम क्लोराइड में ज़्यादा हुआ। यानी कैल्शियम क्लोराइड इज द राइट आंसर, कैल्शियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत मजेदार सवाल। निम्न में विलयन जिसमें परासरण दाब एक समान होते हैं क्या कहलाते हैं? बोर्ड के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब आप कभी भी भूलना नहीं सोचे, ये भूल कर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन ये बोर्ड के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको कतई भी इग्नोर नहीं करें, अंतिम तक देखें। विलयन जिसमें परासरण दाब बराबर होता है, यानी वैसे विलयन जिसमें परासरण दाब बराबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं संप्रसारी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रसारी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रसारी विलयन कहते हैं। परासरण दाब का क्या इकाई होता है? यानी परासरण दाब से आपका इकाई पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परासरण दाब, तो दाब का इकाई क्या होता है? एटीएम होता है। दाब का इकाई क्या होता है? एटीएम। एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? एटीएम। परासरण दाब का यानी पाई का जो होता है वो यूनिट क्या होता है? एटीएम होता है। पाई का यूनिट क्या होता है? एटीएम। परासरण दाब का यूनिट क्या होता है? एटीएम। परासरण दाब का यूनिट क्या होता है? एटीएम। यानी भूले नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर, संप्रसारी विलयन में समान होते हैं। संप्रसारी विलयन में क्या समान होता है? अभी जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन मैंने करवाया, इसी लेक्चर में आपका चल रहा। तो संप्रसारी विलयन क्या होते हैं? संप्रसारी विलयन जिसमें क्या होता है? परासरण दाब जो है क्या होता है? बराबर होता है। और क्या होता है संप्रसारी विलयन में? साथ में आपका सांद्रण भी बराबर होगा। सांद्रण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और सांद्रण को ही बोला जाता है मोलर सांद्रण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोलर सांद्रण। क्या बोला जाता है? मोलर सांद्रण कहा जाता है, मोलर सांद्रण कहा जाता है। तो यानी आपका सही आंसर क्या होगा? मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। यानी संप्रसारी विलयन में क्या होते हैं? मोलर सांद्रण समान होते हैं। सुपरस्टार क्वेश्चन, ये बोर्ड में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला केन शुगर, इसका अनुभार दिया हुआ है। केन शुगर को ही बोलते हैं, चीनी को ही हम लोग बोलते हैं केन शुगर बोलते हैं। चीनी को ही क्या बोलते हैं? केन शुगर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 5% एक घोल, यानी 5% केन शुगर का घोल है और 1% का आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है आइसोटोनिक घोल। इसका मतलब होता है कि दो घोल का परासरण दाब क्या होते हैं? बराबर, या फिर सांद्रण क्या होते हैं? दो घोल के बराबर होते हैं। सांद्रण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सांद्रण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई बराबर क्या होता है? CRT होता है। पाई बराबर क्या होता है? CRT। तो यहाँ पे दो घोल है, 5% आपका केन शुगर का है, 5% केन शुगर का, और इसके बाद आपका है 1% आपका एक्स पदार्थ का। आपको पता है दोनों का सांद्रण बराबर हो जाएगा। सांद्रण का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम बटा अनुभार और विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पे ये भी फार्मूला लगेगा, ग्राम बटा अनुभार और विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन क्या हो जाएगा आपका? लीटर में हो जाएगा। ग्राम यहाँ पे कितना है? 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम। केन शुगर कितना है? 5 ग्राम। परसेंटेज का मतलब होता है 100, है ना? तो 5 ग्राम। केन शुगर का अनुभार कितना है? तो 342। देखिए केन शुगर का अनुभार दिया हुआ है। आयतन कितना होगा? परसेंटेज का मतलब होता है 100 ml। तो ml में है तो इसको लीटर में बदल दिए।
फिर इसका देखिए 1% का मतलब, 1% का मतलब हो गया कि 1 ग्राम इसका 1 है। पदार्थ का अनुभार नहीं दिया हुआ है, अनुभार निकालना ही तो है, x का अनुभार क्या करना है, निकालना है। तो mw रहने दिए, गुना परसेंटेज का मतलब होता है 100 ml है, तो ml से अब यहाँ पे क्या बदल दिए, लीटर में। आपको पता है 1000 से 1000 गया, 100 से 100 यहाँ गया, तो आपका क्या बच गया, 5/342 बराबर 1/mw। अब यहाँ तिर्यक गुना कर दिए तो mw बराबर 342/5, यानी आपका हो जाएगा 68.4, यानी आंसर क्या होगा, 68.4 होगा, 68.4 होगा। इस क्वेश्चन को आप एकदम इग्नोर नहीं करें और आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जेई नीट जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में। अगले क्वेश्चन की ओर यहां पे दिया हुआ है कि परासरण दाब के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। परासरण दाब के लिए, परासरण दाब के लिए बोला गया है। तो परासरण दाब का फार्मूला होता है पाई बराबर CRT। पाई के जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया है, पाई के जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया है, P है, तो P बराबर CRT। यानी दोनों फार्मूला देखिए तो मिलता जुलता है कि नहीं है, दोनों फार्मूला मिलता जुलता है कि नहीं है। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा आपका CRT, यानी P बराबर CRT, P बराबर CRT, P बराबर क्या हो जाएगा आपका CRT हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में से कौन सा अर्धपरागमय झिल्ली, अर्धपरागमय झिल्ली एक ऐसा झिल्ली है जिससे होकर केवल विलायक के अणु पार होते हैं। यानी एक ऐसा झिल्ली है जिससे होकर केवल विलायक के अणु पास करते हैं, विलय के अणु को रोक देते हैं, क्योंकि विलय के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। यानी एक ऐसा झिल्ली होता है जिसमें केवल विलायक के अणु पार करते हैं, विलायक के अणु पार करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। क्वथनांक का मतलब हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा है, यानी BP, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब शॉर्ट में TB, और ये होता है आपको कणों की संख्या पर, कणों की संख्या, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो कणों की संख्या, ग्लूकोज में कणों की संख्या जो होता है 1 होता है, सुक्रोज में कणों की संख्या 1 होता है, NaCl में आपका Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, यानी इसमें कणों की संख्या जो है 2 होता है। यूरिया में कणों की संख्या 1 होता है। तो यानी आपका सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, जल में 1% NaCl, जल में 1% NaCl, क्योंकि इसमें NaCl में कणों की संख्या 2 होता है, बाकी सब में कणों की संख्या ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया में कणों की संख्या आपका क्या होता है 1-1 होता है और NaCl में 2 होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे निर्भर करता है, कणों की संख्या पर। समानुपाती है आपका, क्या है आपका समानुपाती। अगले क्वेश्चन की ओर, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन किसमें उदाहरण है, विद्युत अपघटन का उदाहरण है। तो देखिए चीनी में विद्युत अपघटन नहीं होता है, चीनी में विद्युत अपघटन नहीं होता है। सोडियम एसीटेट, देखिए सोडियम एसीटेट CH3COO और Na होता है, CH3COO Na होता है। सोडियम पर प्लस चार्ज और आपका एसीटेट पर क्या होता है माइनस। यानी जहां पे विद्युत अपघटन बोलेगा, जहां पे विद्युत अपघटन बोलेगा इसका मतलब है कि धनायन और ऋणायन में टूटना चाहिए, धनायन और ऋणायन में टूटना चाहिए। जहां पे विद्युत विच्छेदन बोले,
विद्युत विच्छेदन बोले या विद्युत अपघटन बोले, वहाँ पे प्लस माइनस में टूटना चाहिए। तो ये टूटता ही नहीं है, चीनी, यूरिया भी नहीं टूटता है और बेंजीन भी नहीं टूटता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट आपका आंसर हो जाएगा। सोडियम एसीटेट आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पगला क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड का सबसे घटिया ब्लैक मेलिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.8 होगा, 0.8 होगा। निम्न में क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में किस यौगिक का वान टॉप का गुणांक इसके बराबर है? यानी देखिए, वान टॉप का गुणांक पूछा है आपसे कि इसके बराबर होगा, तो किसका होगा? तो देखिए, K4 FeCN का होल 6। देखिए, जहां स्क्वायर ब्रैकेट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं जटिल यौगिक। क्या बोलते हैं? जटिल यौगिक बोलते हैं। जटिल यौगिक वैसे यौगिक होते हैं जो एक बार स्क्वायर ब्रैकेट में आने के बाद वो दोबारा फिर वो निकलते नहीं है। ये दोबारा निकलेगा नहीं, ये बाहर निकल जाएगा। जब इसको जल यौगिक को तोड़ा जाएगा तो पोटेशियम पर +1 चार्ज और यहाँ पे टूट जाएगा FeCN का होल 6 और यहाँ पे -4, यानी 4 पोटेशियम है तो 4 प्लस, तो इस पे 4 माइनस होगा। कितना आयंस में टूटा? ये 4 आयंस में और ये पूरा 1 आयंस में। तो टोटल कणों की संख्या कितना हो गया? कणों की संख्या बराबर 5। तो इसमें कणों की संख्या किस में 5 आएगा? तो इसमें कणों की संख्या जो 5 आएगा वो आपका इसमें आएगा। किस में आएगा? आपका ए ऑप्शन में, क्योंकि एल्युमिनियम जो है 2 भाग में टूटेगा और सल्फेट जो है SO4-2 ये 3 भाग में टूटेगा। तो इसमें कणों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। इसमें कणों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। तो यानी आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, धमाकेदार और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या है? 0.1 m BaNO3 है। यहाँ पे घोल का वान टॉप का गुणांक बताइए। वान टॉप का गुणांक किसके लिए पूछा है? 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस, और इसका वान टॉप का गुणांक का वैल्यू 2.74 दिया हुआ है। विघटन का स्तर पूछा, यानी अल्फा का वैल्यू पूछा है। लेकिन अल्फा का वैल्यू जो पूछा है वो आपका परसेंटेज में पूछा है। किस में पूछा है? आपका परसेंटेज में पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो कणों की संख्या होगा वो बेरियम +2 और 2 नाइट्रेट में टूटेगा। यानी इसमें कणों की संख्या कितना हो गया? कणों की संख्या बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे वियोजन हुआ है, यानी वियोजन का मतलब होता है कि टूट जाना। यहाँ टूटा है तो वियोजन के लिए वान टॉप का गुणांक 1 + n अल्फा, यानी अल्फा + n अल्फा होता है ना। तो इस पे फॉर्मूला पर जब लगाया जाएगा तो अब यहाँ पे देखिए 2.74 बराबर 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 पॉइंट इधर घटेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 पॉइंट इधर माइनस में आएगा प्लस 2.74 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 अल्फा, क्या बच जाएगा 2 अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में होता है। इसका फॉर्मूला हम एक बार लिख दे रहे हैं आपको। ID बराबर क्या होता है 1 + n अल्फा माइनस अल्फा,
तो यहाँ पे पुट कर दिए, n का वैल्यू 3 है, कणों की संख्या, अल्फा को रहने दिए, इसको इधर ले आए तो माइनस में, और ये घटा दिए तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में। तो यानी 1.74 इक्वल्स टू 2 अल्फा, तो यानी 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.74, अल्फा बराबर 1.74 डिवाइडेड बाई 2 0.87। लेकिन यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम लोग परसेंटेज में दिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 87%। क्या आपका आंसर होगा 87%। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, हो सकता है आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ दें, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बोर्ड के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे बोला गया है कि कैल्शियम नाइट्रेट का 1 टॉप का गुणांक क्या हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का 1 ऑफ का गुणांक क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम +2 और नाइट्रेट -1 में टूटा। नाइट्रेट कितना बार है 2 बार, कैल्शियम कितना बार है 1 बार, तो यानी कणों की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, कणों की संख्या बराबर ई 1 भाग में और ये आपका 2 भाग में, टोटल कितना हो गया 3। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो 1 टॉप का वैल्यू केवल कणों की संख्या पर निकल जाएगा, कणों की संख्या पर निकल जाएगा। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर 3 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। एक घोल जिसका प्रसरण दाब, यानी प्रसरण दाब मतलब पाई का वैल्यू 0.0821 दिया हुआ है, और फिर इसी के साथ ताप भी दिया हुआ है 300 केल्विन। इस घोल का सांद्रण, यानी सांद्रण का मतलब हो गया C का वैल्यू क्या होगा, सांद्रण का मतलब C का वैल्यू आपसे पूछा है। तो प्रसरण दाब बराबर पाई बराबर CRT होता है, पाई बराबर CRT। 0. पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे रख रहे हैं 0.0821 बराबर C को तो निकालना है, R का वैल्यू होता है 0.0821 गुना 300 केल्विन। देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा बोर्ड में तो सभी लोग कंफ्यूज कर गए कि यहाँ पे प्रसरण दाब का वैल्यू है, किसका वैल्यू लिखा हुआ है। तो ये बेटा प्रसरण दाब का वैल्यू है, देखिए यहाँ पढ़िए इसको ध्यान से, प्रसरण दाब का वैल्यू है, तो प्रसरण दाब का है, और लग रहा है कि R का वैल्यू है, क्योंकि R का भी जो वैल्यू होता है वो 0.0821 होता है। तो इसीलिए कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन दिया, और यहाँ पे देखिए ये दोनों कट गया, तो बचा आपका क्या 1 बराबर C गुना 300 बचा, 300 इधर आ जाएगा, 300 इधर आ जाएगा, यानी C गुना 300 बराबर 1, तो C बराबर 1/300, 300 आ गया। तो अब यहाँ पे आप 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 0.033 m आपका आंसर हो जाएगा। m का मतलब होता है मूलरता, m का मतलब होता है मूलरता। ये आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं जो मैं करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिक होगा। हिमांक का अवनमन मतलब ΔTF, यानी ये आपका कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की संख्या। तो कणों की संख्या किसमें अधिक है, तो कणों की संख्या देखिए इसमें आपका 3 कण है, पोटेशियम आपका 2 भाग में और सल्फेट 1 भाग में। NaCl में जो होता है ये 2 भाग में टूटता है, यूरिया जो है 1 भाग में टूटता है, और ग्लूकोज भी 1 ही भाग में टूटता है। तो अब आपको बता सकते हैं आप कि यहाँ पे कणों की संख्या किसमें ज़्यादा है, तो K2SO4 किसमें है आपका K2SO4, K2SO4 इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा हिमांक का अवनमन किसका हो जाएगा K2SO4, क्योंकि कणों की संख्या इसमें क्या है ज़्यादा है, कणों की संख्या क्या है ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की ओर बोला है निम्न विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। अनुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं,
अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म 4 होते हैं। कौन कौन 4 होते हैं? प्रासरण दाब, दूसरा नंबर है आपका प्रासरण दाब, दूसरा नंबर है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा नंबर है हिमांक का अवनमन और चौथा नंबर है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तब बताओ क्वथनांक का उन्नयन, ये आपका क्वथनांक का उन्नयन को डेल टीबी से लिखते हैं, तो यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? यानी अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। हिमांक का अवनमन है, ये तो है आपका क्वथनांक का उन्नयन, ये भी है आपका प्रकाशीय, यानी ये आपका प्रकाशीय जो है ये आपका नहीं है। बाकी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये भी आपका है, क्योंकि हिमांक का अवनमन का डेल टीएफ बताए हैं, क्वथनांक का उन्नयन का डेल टीबी और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो यानी आपका पूछा कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्वथनांक गुणधर्म है बोला है, तो यानी आपका प्रासरण दाब को पाई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है? अनुसंख्य गुणधर्म कौन है? तो यानी प्रासरण। ये भी आपका बीएसबी में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्यों कम होता है? क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब, हवा का दाब, ऊंचे पर हवा का दाब क्या होता है? कम हो जाता है, यानी वायु का दाब जो है कम हो जाता है। यानी पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम, यानी जल कमे ताप पर बॉयल करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे ऊपर जाते हैं जैसे आसमान में हम लोग, तो ताप क्या होता है? यानी दाब क्या होता है? घटता है, घटता है। दाब क्या होता है? घटता है। निम्न में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है? आदर्श घोल नहीं है, ये सब आदर्श घोल है, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है ये आदर्श घोल नहीं है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है आदर्श घोल नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? आदर्श घोल हैं, आदर्श घोल हैं। वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी भी परिवर्तन के उबलते हैं उसे क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन ही था। आदर्श घोल, आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा गुण है? जो रॉल्स का नियम का पालन करता है, जो रॉल्स का नियम का पालन करता है वो आदर्श घोल कहलाते हैं, जो आदर्श घोल कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट इंप्रेशन, यानी पी नोट। यहां पे दिया हुआ एक्सप्रेशन पी नोट माइनस पी बटा में पी नोट, और ये रहा, इसका मतलब होता है मोल अंश होता है। ये आपका विलय का मोल अंश है, विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश है, विलय का मोल अंश है। तो गणितीय अभिव्यक्ति है, यानी किसका ये नियम है? तो ये रॉल्स का नियम है। रॉल्स का नियम क्या कहता है? किसी भी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉल्स के नियम। अगर वीडियो आपको इसी तरह से चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।